नरक अग्नि द हेल फायर पार्ट 4। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि भविष्य में आपको ऐसी कहानियों की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। उस आदमी का अनुसरण करता युवक एक बार फिर पीछे पलटकर देखने को हुआ, लेकिन फिर पता नहीं क्यों कर उसने वह ख्याल अपने मस्तिष्क से निकालकर बाहर कर दिया। चलते चलते युवक अचानक ही चौंका। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर की अंदरूनी गर्मी अचानक से बढ़ने लगी हो। उसे अपना शरीर अंदर से सुलगता हुआ सा महसूस होने लगा, जैसे बहुत ही तेज ज्वर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया हो। स्वतः ही उसकी हथेली उसके स्वयं के मस्तिष्क पर चली गई और अपने मस्तिष्क की बर्फ जैसी ठंडक को महसूस करके युवक आश्चर्यचकित रह गया। क्या हो रहा था उसे? कैसी जगह थी वह, लंबी और अंतहीन? आगे बढ़ते बढ़ते युवक अपने आसपास का परीक्षण भी करता जा रहा था। यह गुफा कुछ अजीब सी काली थी। दीवारें जैसे जले हुए कोयले की बनी थी और जमीन पर उसे तेज दाह सी महसूस हो रही थी। उसकी छठी इंद्रिय उसे सचेत करने की बार बार कोशिश कर रही थी। अभी भी वक्त है, वापस लौट जाओ। परंतु उसका चोटिल अहम उसे अपनी छठी इंद्रिय की बात सुनने ही कहां दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऐसी जगह से गुजर रहा है जिसे चारों तरफ से दहकते लावे ने घेर रखा हो। अभी वह कुछ सोच पाता उससे पहले ही वह आदमी चलता चलता रुक गया। उसने पलटकर युवक की तरफ देखा और बस अगले ही क्षण में युवक अचेत होकर धरती पर गिर चुका था। आदमी मुस्कुराया और पहली बार उसकी वह सूरत नजर आई जिसे देखने के बाद शायद ही कोई अपने पैरों पर खड़ा रह पाता। अच्छा ही हुआ था कि वह युवक पहले ही अचेत हो चुका था। आदमी की सूरत, और सिर्फ सूरत ही नहीं, उसका विशाल शरीर भी इस वक्त ऐसा दिखाई पड़ रहा था जैसे खौलते हुए लावे को इंसानी सूरत दे दी गई हो। आंखों के खाली कोटरे में सिर्फ दहकता हुआ लावा भरा था और पूरा बदन दहकते अंगारे की तरह लाल था, जिसकी ऊपरी परत बुझकर काली और पपड़ीदार पड़ गई जान पड़ती थी। श्वास की हर आती जाती लय के साथ उसकी नासिका छिद्र से एक ज्वाला सी अंदर बाहर हो रही थी। उसने एक दृष्टि अचेत युवक पर डाली और आगे बढ़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे खौलते हुए लावे का पहाड़ आगे बढ़ रहा हो। देखते ही देखते वह जगह आश्चर्यजनक रूप से बदलने लगी थी और अब उस स्थान का ना तो आरंभ दिखाई पड़ रहा था और ना ही अंत। बस दिखाई पड़ रहा था तो दूर दूर तक फैला खौलता हुआ दहकता लावा, जिसमें से आकाश की ऊंचाइयों को छूती लपटें उठ रही थी। जहां थोड़ी देर पहले अजीब सा सर्द सा सन्नाटा था, अब वहां दर्द में डूबी हृदय विदारक चीखें गूंज रही थी। ऐसा लगता था जैसे लाखों करोड़ों इंसानों को एक साथ बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा हो। उन चीखों से अधिक हृदय विदारक ध्वनि शायद ही किसी ने कभी सुनी होगी। उसके बावजूद उस आदमी या लावे के उस इंसानी काया के इत्मीनान पर रत्ती भर प्रभाव नहीं पड़ा था। ऐसा लगता था जैसे ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा हो, या फिर शायद उन चीखों को सुनकर उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती हो। वह आगे बढ़कर उस ऊंचे सिंहासन, हाँ, जिस गर्व और आत्माभिमान के साथ वह उस ऊंचे टीले पर जाकर बैठा था, वैसा कोई चक्रवर्ती सम्राट ही करता होगा। इसलिए उसे सिंहासन से कम नहीं आंका जा सकता था। वह उस सिंहासन पर बैठ गया जो उन लपटों के बीचों बीच स्थित था। वह सिंहासन भी ठीक उसी आदमी की तरह अजीब सा था। वह न तो सोने का था और ना ही उसमें किसी तरह के कोई रत्न जड़े थे, बल्कि वह पूरा का पूरा सिंहासन ही सुलगते हुए नरमुंडों से बना था। या यूं भी कहा जा सकता है कि इस समय जबकि युवक उन अग्नि की लपटों के बीच अकेला अचेत पड़ा था, वह दहकता हुआ इंसान नरमुंडों के टीले पर विराजमान मुस्कुरा रहा था। वर्तमान समय, आज का आधुनिक समय। वह घने जंगल में तेजी से भाग रही थी। उसका उभरा हुआ उदर इस बात का साक्षी था कि अब से किसी भी समय प्रसव वेदना शुरू हो सकती थी। पसीने से तरबतर उसकी नाजुक काया जंगली बेलों और झाड़ियों से रगड़ खा खाकर बुरी तरह से छिल गई थी, लेकिन उसे जैसे अपनी परवाह ही नहीं थी। वह बार बार पीछे मुड़कर देखती और फिर अपने उभरे हुए उदर को दोनों हथेलियों में ऐसे समा लेती जैसे वह उन अजन्मों को किसी से छुपाना चाहती। उसकी भयाक्रांत मुखमुद्रा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से बचकर छुपकर भाग रही हो। तेजी से भागती वह स्त्री अचानक ही पेड़ के उभरे हुए एक जड़ से टकराई और औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी।
पीड़ा से चीख पड़ने को खुले अपने ही मुंह को उसने अपनी साड़ी के पल्लू से भींच लिया। पीड़ा की लहर आंसू बनकर आंखों से बह निकली थी। उसकी छटपटाहट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शायद प्रसव का समय नजदीक ही था। पता नहीं किसका भय था उसे। उसका डर आतंक की पराकाष्ठा पार कर चुका था। एक तो उस अज्ञात का भय, ऊपर से प्रसव की वेदना। लाख रोकने के बावजूद भी उस स्त्री का मुंह चीखने के लिए खुल ही गया था, लेकिन आवाज उसके गले से निकल ही नहीं पाई। उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया और आंखें जैसे फटकर कोटरों से बाहर आने को आतुर हो गई। सामने दृश्य ही ऐसा था। उसके ठीक सामने अचानक ही हवा में जैसे एक द्वार प्रकट हो गया था और उस द्वार के उस तरफ आकाश तक पहुंचती भीषण अग्नि लपटों के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। स्त्री डर से जड़ सी हो गई थी। प्रसव पीड़ा से आहत व चीख भी नहीं पा रही थी। अपने हाथों का सहारा लेकर वह पीछे की तरफ खिसकने लगी और अचानक ही उसकी प्रसव वेदना अपने चरम पर पहुंच गई। एक स्त्री चीख के साथ ही नवजात शिशु का क्रंदन भी उस जंगल में गूंज गया और इसी के साथ आह, ओह, ओह नहीं, फिर से वही सपना। मैंने अभी अभी एक बुरा नहीं, बहुत अधिक बुरा सपना देखा था और हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। 3 साल हो गए ये सपना जैसे फेविकॉल लगाकर मुझसे चिपक गया था। पता नहीं कौन थी वह औरत, किससे डरकर भाग रही थी और इस सपने का मुझसे क्या लेना देना था। नहीं, कुछ भी नहीं जानती थी मैं। शुरू में कुछ अजीब नहीं लगा था मुझे। मैं जिस तरह के काम करती हूँ, ऐसे अजीबोगरीब सपने आना बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बात तो बड़ी तब होने लगी जब गाहे बगाहे मुझे ये सपना अक्सर ही आने लगा, और वो भी 3 साल पहले के उस हादसे के बाद से। खैर, मैंने अपने सर को दाएं बाएं झटका और घड़ी में समय देखा। भोर का 4:15 बज रहा था। दोबारा सोने का ख्याल भी उस सपने ने दोबारा मेरे दिमाग में आने नहीं दिया था। मैं अपने बिस्तर से उठी और खिड़की पर चढ़ा पर्दा हटा दिया। सारा शहर सो रहा था, इवन वो आवारा कुत्ते भी, जिन्होंने पूरी रात भौंक भौंक कर मुझे जगाए रखा था। और जब नींद की झपकी आई तो वो सपना। मैंने बुरा सा मुंह बनाया और शांत पड़ी सड़क को एकटक घूरने लगी। अचानक ही मेरा साइलेंट पर रखा फोन बुरी तरह से वाइब्रेट करने लगा। मैंने बेमन से अपनी आंखें खामोश अचल सड़क से हटाई, आगे बढ़कर फोन उठाया और स्क्रीन पर अस्पताल का नंबर देखकर चौंक गई। इस वक्त अस्पताल से कॉल? मैंने सोचा और हैरानी में कॉल रिसीव की। हेलो मिस माया, दूसरी तरफ से अपरिचित नारी स्वर सुनाई दिया। जी, माया बोल रही हूँ। मैंने उसके सवाल पर अपनी हाँ की मोहर लगाई। आप जितनी जल्दी हो सके अस्पताल चले आइए, दूसरी तरफ से अति उत्तेजना से भरा स्वर गूंजा। क्या? लेकिन अस्पताल से कॉल आने का ख्याल शायद अंतिम विचार होता जिसे मैं इस वक्त एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं बुरी तरह से हड़बड़ाई और जहन में छनाका सा हुआ। उस एक पल में हजारों नहीं, शायद लाखों नकारात्मक विचार दिमाग की दीवारों से आकर टकराने लगे थे। हे भगवान, समर ठीक तो है ना? वो एक अनहोनी की आशंका ने एसी की ठंडक में भी मेरी पेशानी को पसीने से भर दिया था। मैंने धड़कते हुए दिल से सवाल किया। हाँ मैम, मरीज बिल्कुल ठीक है और सच कहूं तो आप बस आ जाइए, एक चमत्कार आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब की बार ऐसा लगा जैसे वह जो भी थी, खुशी के आवेग से उसकी आवाज बुरी तरह से कांप रही थी। इतना तो समझ गई थी मैं कि कोई अच्छी खबर है, लेकिन क्या? मस्तिष्क को बिल्कुल इत्तू सा सुकून मिला था। मुझे हैरानी के झूले पर झूलता छोड़कर दूसरी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। जाने क्या खबर मिलने वाली थी मुझे, और जाने कैसा चमत्कार मेरा इंतजार कर रहा था। खुद ही के सवाल जवाब के फंदे को सुलझाती उलझाती मैं कब तैयार हुई और कब मैं अस्पताल पहुंच गई, मुझे खुद भी पता नहीं चला। ऐसा लगा जैसे किसी जादू के जोर से मैं अस्पताल की ओर खींची चली आई। होश तो तब संभला जब ऑटो वाले की कुढ़न भरी आवाज कानों में पड़ी। मैडम, अरे ओ मैडम जी। हाँ, कहाँ कोई हो? सुबह सुबह भांग का नशा कर रखा है क्या? कब से आवाज दे रहा है अपन? आ गया अस्पताल। वह अपने लहजे को नर्म बनाए रखने की नाकाम सी कोशिश करते हुए बिफरा। आ गया अस्पताल? मैं ऐसे चौकी जैसे अस्पताल आने के लिए वीजा पासपोर्ट की जरूरत होती जो मेरे पास नहीं था। हाँ नहीं तो क्या, तब से क्या बोल रहा है अपन कि कंपनी पार्क आया है क्या? सुबह सुबह काई को टाइम खोटी करता मैडम? एक तो नींद खोटी किया, फिर इधर पहुंचकर टाइम खोटी कर रहा। उसने अंतिम बात लगभग बड़बड़ाते हुए कही थी। बुरी तरह से भन्नाया हुआ था वो।
होता भी क्यों नहीं, सुबह के 4:30 बजे किसी को गहरी नींद से उठाकर काम करवाना शायद दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है। ओह सॉरी, मैंने झेपते हुए पर्स में हाथ डाला। 500 के 3 नोट हाथ लगे। मैंने एक नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। अभी इतना टाइम खुले पैसे किधर से लाएगा मैं? 500 के नोट को देखकर वह एक बार फिर भन्नाया। रख लीजिए, थैंक यू। मैंने लगभग दुगुना भाड़ा चुकाया था ताकि मेरी खुद की जेब थोड़ी कम हो सके। उसने बड़ी वाली स्माइल दी और ऑटो आगे बढ़ा दिया। मैंने धड़कते दिल से अस्पताल के विशाल गेट को पार किया और तेज कदमों से चलती हुई परिसर में दाखिल हुई। करीब 10 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद ही सामने रिसेप्शन एरिया था, जहां तक मैं लगभग दौड़ कर पहुंची। अपनी बेकाबू सांसों को काबू करने की मैंने थोड़ी सी भी कोशिश किए बिना कहा था, मैम, मैं माया, वो कॉल आया था मुझे, समर। ओह हाँ, मैंने ही आपको कॉल किया था मिस माया। आप प्लीज वहां बैठिए, मैं अभी डॉक्टर साहब को खबर करती हूँ। रिसेप्शनिस्ट खुशी से चहकती हुई बोली। उसने अपनी दाईं हथेली से जिस तरफ इशारा किया था वहां विजिटर्स के बैठने के लिए कई कुर्सियां रखी हुई थी। जी, मैंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, सहमति में सिर हिलाया और आगे बढ़कर एक बेंच पर बैठ गई। मेरे दिल की धड़कन शताब्दी एक्सप्रेस से शर्त लगाकर दौड़ रही थी।